फ्रेंड्स, आई एम वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, मेन मार्केट फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली होता क्या है। डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सो गाइज, आज हम क्या करेंगे, इसके बारे में पूरा ओवरऑल कंपैरिजन देखेंगे मेन मार्केट फॉर्म्स का कि भाई परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली के बीच में क्या डिफरेंस है वो डिटेल में देखेंगे। सो गाइज, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में मेन मार्केट फॉर्म से रिलेटेड तो तुम इस वीडियो के थ्रू सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो डिटेल में आज हम कंपैरिजन देखने वाले हैं इन सारी मेन मार्केट फॉर्म्स के बीच में। सो गाइज, विद बेसिस हम डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा बेस आता है नंबर ऑफ सेलर्स, कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने होते हैं। तो बात करें परफेक्ट कंपटीशन में तो हमें पता ही है वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि एक सिंगल सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है प्राइस को। मोनोपोली की बात करें तो नेम से ही समझ में आ रहा है, मोनो मतलब सिंगल सेलर होगा। तो सिंगल सेलर होता है, पूरे मार्केट में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेलर होता है, मतलब अपोनिच भगवान है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली की बात करें तो फ्यू सेलर होते हैं, बट फ्यू भी कैसे होते हैं, बिग सेलर्स होते हैं। देन हमारा बेसिस आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, मतलब 100% आइडेंटिकल होंगे। शेप, साइज, कलर, क्वालिटी हर तरीके से क्या होंगे, सेम होंगे, होमोजीनियस होंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली की बात करें तो भाई यहाँ पर क्या होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। भाई गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तभी तो मोनोपोली है। क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो गया तो फिर मोनोपोली कैसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल के लिए रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो रेलवे की क्या है इंडिया में, मोनोपोली है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, बट क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट होंगे वे आपस में क्लोजली रिलेटेड तो होंगे, बट डिफरेंशिएटेड होंगे, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं सोप की बात करूँ तो डव हो गया, लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, पियर हो गया, संतूर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे हैं तो सोप, मतलब क्लोजली रिलेटेड है, बट डिफरेंशिएटेड है, मतलब क्वालिटी का, ब्रांड का, कलर का, साइज का कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। एक और एग्जांपल ले तो मान लो टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट जो है वो हमारा पेप्सोडेंट आता है, कोलगेट आता है, बबूल आता है, दंत कांति आता है। अब ये सारे के सारे हैं तो टूथपेस्ट, मतलब क्लोजली रिलेटेड है, बट डिफरेंशिएटेड होंगे, मतलब टेस्ट का डिफरेंस हो सकता है, साइज का डिफरेंस हो सकता है, कलर का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कि गुड्स जो है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड तो होते हैं, बट डिफरेंशिएटेड होते हैं। ओलिगोपोली की बात करें तो यहाँ पर क्या होंगे, गुड्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मतलब दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस भी। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सेम होंगे। होमोजीनियस की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये स्टील में हमारा हो गया टाटा स्टील, जिंदल स्टील। अब स्टील तो भाई स्टील ही होता है, उसका कलर जो है वो सेम ही रहने वाला है। तो स्टील क्या है, हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट है। हेट्रोजीनियस की बात करें तो हम ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लेकर चल लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, अगर मैं कार की बात करूं, मारुति हो गया, ठीक है, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, फोर्ड हो गया, हुंडई हो गया। अब यहाँ पर कार में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, कुछ ना कुछ हेट्रोजीनियस, मतलब डिफरेंशिएशन होगा। साइज का हो सकता है, कलर का हो सकता है, क्वालिटी का हो सकता है, तो कुछ डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस। और सेम होगा तो होमोजीनियस। तो अगर सेम प्रोडक्ट सेल होते हैं, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। और अगर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको हम इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली बोलते हैं। देन हमारा थर्ड बेसिस आता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। कि परफेक्ट कंपटीशन में बात करें, भाई एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म की अगर बात करें तो फ्रीडम है फर्म को, वो एंटर भी हो सकती है मार्केट में और एग्जिट भी हो सकता है जब उसका मन करे, तो फ्रीडम है यहाँ पर फर्म को। मोनोपोली में बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है, कोई भी एंटर नहीं कर सकता मार्केट में। क्यों रेस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पेटेंट होता है। पेटेंट होगा अगर किसी फर्म के पास तो भाई कोई भी एंटर नहीं कर सकता मार्केट में, ठीक है। और पेटेंट जितने टाइम के लिए दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट लाइफ बोलते हैं। पेटेंट हो सकता है या फिर कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ओपैक हमने पढ़ा था। या फिर क्या होता है, कंट्रोल होता है रॉ मटेरियल पर। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं डी बियर्स कंपनी, अब साउथ अफ्रीका की जो डी बियर्स कंपनी है उसका क्या है, कंट्रोल है डायमंड पर, तो वो 80% जो है मार्केट शेयर कवर करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर कार्टेल बना रखा हो, पेटेंट हो, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग हो या कंट्रोल होगा रॉ मटेरियल पर, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, कोई भी एंटर नहीं कर सकता मार्केट में। मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो भाई फ्रीडम हो सकती है, कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। ओलिगोपोली की मैं बात करें तो यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है,
पेटेंट की रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, पेटेंट करवा रखा हो किसी ने, ठीक है, तो कोई भी एंटर तो कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास पेटेंट हो गया। या फिर हो सकता है लार्ज कैपिटल, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर फ्यू बिग फर्म्स होती है, स्टील हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, तो यहाँ पर लार्ज कैपिटल चाहिए होती है, छोटी मोटी कैपिटल से काम नहीं चलेगा। तो जिसके पास लार्ज कैपिटल है भाई आ जाओ मार्केट में, आ जाओ मैदान में, ठीक है, कंपटीशन के लिए। और क्या होगा, या फिर कोई क्रूशियल रॉ मटेरियल है तो इसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन आ जाती है ओलिगोपोली में। तो क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक में फ्रीडम होती है, मोनोपोली और ओलिगोपोली में रेस्ट्रिक्शन होते हैं एंट्री एंड एग्जिट की। देन बात करें डिमांड कर्व। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, प्राइस सेम होता है, क्योंकि फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। तो यहाँ पर प्राइस क्या होता है, सेम होता है। तो सेम प्राइस पर क्या होता है, क्वांटिटी चेंज होती है। तो प्राइस सेम है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, यहाँ पर हमारी इनफाइनाइट होगी। तो इसलिए हमारा कर्व जो बनता है वो क्या बनता है, परफेक्टली इलास्टिक बनता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा और पैरेलल हो जाएगा किसके, एक्स एक्सिस के। देन बात करें मोनोपोली में क्या होता है, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। लेस इलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि अगर सेलर को अपनी ज्यादा सेलिंग करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। अभी जो है कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, क्योंकि भाई कंज्यूमर हमारा रैशनल है। हमने डिमांड के बारे में पढ़ा है कि प्राइस के कम होने पर ही कंज्यूमर डिमांड बढ़ाता है। तो अगर फर्म को क्या करना है, अपनी सेलिंग बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्या करेगा, फर्म प्राइस कम करेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है। मोर इलास्टिक होता है मतलब यहाँ पर भी क्या होता है मोनोपोलिस्टिक में, कि अगर फर्म को ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, तभी डिमांड बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है मोनोपोली में, और मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है। क्यों लेस इलास्टिक होता है मोनोपोली में, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। कि अगर बात करूं मैं रेलवे की, तो रेलवे के अलावा कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है नहीं, तो ज्यादा चेंज नहीं आता डिमांड में, थोड़ा कम चेंज आता है। बट यहाँ पर बात करें मोनोपोलिस्टिक में, तो यहाँ पर क्या है, क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, मतलब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर टूथपेस्ट की बात करें तो पेप्सोडेंट भी है, बबूल भी है, दंत कांति भी है, ठीक है, कोलगेट भी है। तो एक नहीं तो दूसरे पर शिफ्ट हो जाएगा कंज्यूमर जो है। तो कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कहाँ पर होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होते हैं। वैरायटी होती है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर मोर इलास्टिक होता है, क्योंकि कंज्यूमर अपनी डिमांड में ज्यादा चेंज ला पाता है एज कंपेयर टू मोनोपोली। क्लियर हो गया होगा। देन बात करें ओलिगोपोली, तो यहाँ पर इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होता है। डिटरमाइन नहीं कर सकती मैं डिमांड कर्व। क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकती, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है उसका बिहेवियर है ना, वो राइवल फर्म्स मतलब उसके कॉम्पिटेटिव फर्म्स पर डिपेंड करता है। अब वो कैसे बिहेव करेगा मैं ये ही नहीं बता सकती, तो मैं डिमांड कर्व कैसे बताऊं भाई, डिमांड कर्व कैसा बनेगा। तो इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होता है। हम डिमांड कर्व नहीं बता सकते कि प्रोड्यूसर किस तरीके से बिहेव करेगा, वो तो डिपेंड करता है राइवल फर्म्स पर। वो जैसे ही प्राइस कम करेंगे या बढ़ाएंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं अपना प्राइस कम या बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओलिगोपोली में इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होता है, ठीक है। देन आता है प्राइस। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या भाई, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म प्राइस होगा, सेम प्राइस होगा। तो यहाँ पर क्या होती है, फर्म प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। इंडस्ट्री जो है वो प्राइस डिसाइड करती है ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मोनोपोली की बात करें तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। भाई अपनी खुद की मोनोपोली है, मैं जितना चाहूंगी उतना प्राइस जिस मर्जी से चार्ज करूंगी। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो 3 तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा था। फर्स्ट की बात करें तो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि पर्सन के अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर रेलवे की बात करें, ठीक है, अब रेलवे की टिकट जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए लोअर प्राइस में मिलती है, ठीक है, यंगर सिटीजन है उनके लिए हायर प्राइस की होती है। तो यहाँ पर क्या है, पर्सन के अकॉर्डिंग हम प्राइस चार्ज करें, कि अगर सीनियर सिटीजन है तो कम प्राइस चार्ज करेंगे, अगर यंगर सिटीजन है तो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। देन हमने सेकंड पढ़ा था यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यूज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, कि यूज क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही हूँ फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो क्या होगा, कम प्राइस देना पड़ेगा मेरे को। बट अगर मैं कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ तो ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है। तो यूज पर डिपेंड करेगा। एंड देन थर्ड हमने पढ़ा था प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, कि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अर्बन एरिया में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में प्राइस कम होता है। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि हम डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं डिफरेंट कस्टमर से, ठीक है। तो हमने 3 तरह के देखे डिस्क्रिमिनेशन, पर्सनल, यूज एंड प्लेस। यहाँ पर क्या होती है, फर्म प्राइस मेकर होती है। फर्म इकलौती है भाई पूरे मार्केट में, उसकी मोनोपोली है, तो वो खुद ही अपना प्राइस डिसाइड करती है।
मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो फर्म हैज पार्शियल कंट्रोल ऑन प्राइस। यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है फर्म का, है तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, बट पार्शियल कंट्रोल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कलर को लेकर, ब्रांड को लेकर, साइज को लेकर, तो वो जो यूनिकनेस है ना उनके प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पर वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो फर्म का क्या होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने में। बाकी तो भाई डिपेंड करेगा कस्टमर कितने हैं, कस्टमर विलिंग है भी या देने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट में यूनिकनेस होती है, डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए पार्शियल कंट्रोल होता है फर्म का। ओलिगोपोली में क्या करते हैं, प्राइस रिजिडिटी की पॉलिसी अपना लेते हैं, हमने पढ़ा ही था। प्राइस रिजिडिटी की पॉलिसी का मतलब क्या है कि वो प्राइस में कंपटीशन ही नहीं करना चाहते। भाई प्राइस क्या कर लेते हैं, फिक्स्ड कर लेते हैं। प्राइस में कंपटीशन क्यों करें, प्राइस वॉर को ही खत्म कर देते हैं ना, कि जो उनको फियर होता है प्राइस वॉर का, उसको ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि एक फर्म अगर प्राइस में चेंजेस लाएगी तो दूसरी फर्म भी प्राइस में चेंजेस लाएगी, क्योंकि आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि राइवल फर्म जो एक्शन लेगी उसका इन्फ्लुएंस दूसरी फर्म पर पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस वॉर को वो अवॉइड करने के लिए प्राइस रिजिडिटी की पॉलिसी अपना लेते हैं कि प्राइस क्या रखेंगे, फिक्स्ड रखेंगे। देन हमारा आता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट की बात करें भाई तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, नो सेलिंग कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट करनी ही क्यों है, क्यों फालतू में खर्चा बढ़ाया जाए, क्यों, क्योंकि भाई सबको क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। प्राइस के बारे में सबको पता है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, यूनिफॉर्म प्राइस है। तो अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूं भी तो भाई कंज्यूमर तो रैशनल है, उसको परफेक्ट नॉलेज है कि इतना प्राइस चल रहा है मार्केट में, तो मेरी जो सेलिंग कॉस्ट है उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर नो सेलिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। मोनोपोली की बात करें तो ओनली इंफॉर्मेटिव सेलिंग कॉस्ट। भाई अकेली फर्म है पूरी मार्केट में तो उसको क्या जरूरत है सेलिंग कॉस्ट लगाने की, एडवर्टाइजमेंट करने की, क्योंकि भाई अकेली फर्म है मार्केट में तो भाई सब लोग उसी से खरीदेंगे, कोई है ही नहीं कंपटीशन में, तो मैं क्यों सेलिंग कॉस्ट करूं। सेलिंग कॉस्ट हम ओनली इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तो हम क्या करते हैं, सेलिंग कॉस्ट लगाते हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो हाई सेलिंग कॉस्ट होती है। भाई यहाँ पर हाई सेलिंग कॉस्ट होगी क्योंकि कंपटीशन चलता है, बहुत ही स्टिफ कंपटीशन होता है फर्म्स के बीच में। तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा एड्स भी आती हैं, मिल्क की ऐड आती है, ठीक है, अमूल मिल्क हो गया, मदर डेयरी मिल्क हो गया, ठीक है, मधुसूदन हो गया, तो इनकी एड्स भी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन होता है, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट होती है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी कंपटीशन होता है कि एडवर्टाइजमेंट मान लो मैंने देख ली तो मैं कन्विंस हो जाती हूँ, मैं तैयार हो जाती हूँ, मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ प्रोडक्ट को लेकर कि हाँ मेरे को ये खरीदना है क्योंकि इसमें ये यूनिकनेस है, ये डिफरेंशिएशन है। तो सेलिंग कॉस्ट जो यहाँ पर मेजर रोल प्ले करती है, तो हाई सेलिंग कॉस्ट होती है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तुमने बहुत ऐड देखी होंगी, इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत आती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सोप की बात करें तो संतूर हो गया, लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, इनकी बहुत ऐड आती है, तुमने देखी होंगी। ओलिगोपोली की बात करें तो यहाँ पे ह्यूज सेलिंग कॉस्ट होती है। मोनोपोलिस्टिक में हाई होती है बट यहाँ पर तो ह्यूज होती है, बहुत ही ज्यादा सेलिंग कॉस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई प्राइस वॉर तो वो कर ही नहीं रहे हैं, प्राइस में कंपटीशन तो कर ही नहीं है, प्राइस उन्होंने कांस्टेंट कर लिया, तो क्या करेंगे भाई, सेलिंग कॉस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके और अपनी सेलिंग को बढ़ा सके। तो एग्जांपल तुमने देखा होगा, कार्स की बहुत ऐड आती है, ठीक है, मारुति हो गया, हुंडई हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, तो यहाँ पर ह्यूज सेलिंग कॉस्ट होती है अंडर ओलिगोपोली। देन आता है लेवल ऑफ नॉलेज। लेवल ऑफ नॉलेज की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में भाई परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट चलेगा, तो परफेक्ट नॉलेज होती है कि कंज्यूमर को पता है कितना प्राइस चल रहा है मार्केट में, कितना प्राइस है प्रोडक्ट का, और प्रोड्यूसर को पता है कि इनपुट का प्राइस कितना है, क्या टेक्नोलॉजी है, सबका उसको नॉलेज है। तो परफेक्ट नॉलेज होती है प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी। मोनोपोली में बात करें तो इम्परफेक्ट नॉलेज। मोनोपोली की बात करें तो इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। क्यों भाई, कंज्यूमर को नॉलेज ही नहीं है प्राइस की। क्यों नॉलेज नहीं है, क्योंकि मोनोपोली है फर्म की, तो प्राइस डिफरेंशिएशन कर सकता है, भाई किसी से कुछ चार्ज कर रहा है, किसी से कुछ चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पे इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर भी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे को परफेक्ट नॉलेज नहीं है। अगर मैं बात करूं, हमने बात ही करी कि लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, संतूर हो गया, ठीक है, डव हो गया, पियर हो गया, अब इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे को परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पर इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। ओलिगोपोली की बात करें तो सेम यहाँ पर भी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। ओलिगोपोली की बात करें तो यहाँ पर भी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, मेरे को प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज नहीं पता होती कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम महिंद्रा की बात करूँ या मारुति की बात करूँ या हुंडई की बात करूँ तो मेरे को हर बिल्कुल डिटेल नॉलेज तो होगी नहीं, परफेक्ट नॉलेज तो होगी नहीं, तो इम्परफेक्ट नॉलेज होगी यहाँ पर।
देन बात करें एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल की बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो इसका एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो हम ले नहीं सकते, बट कुछ हद तक जो है एग्रीकल्चर गुड्स को हम ले सकते हैं कि राइस और व्हीट क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं कुछ हद तक, ठीक है। मोनोपोली की बात करें तो रेलवे इन इंडिया में भाई रेलवे अपनी उसकी खुद की मोनोपोली है, उसके अलावा कोई नहीं है। देन बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो सोप हो गया और टूथपेस्ट हो गया, एग्जांपल हमने देख ही लिए। ओलिगोपोली की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, सीमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल्स में महिंद्रा हो गया, मारुति हो गया, टाटा हो गया, सीमेंट में हमारा अंबुजा सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट हो गया या अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल हैं ओलिगोपोली के। तो गाइज हमने आज डिटेल में ओवरऑल कंपैरिजन देखा इन मेन मार्केट फॉर्म्स में। कंक्लूड कर लेते हैं हम इसको कि नंबर ऑफ सेलर्स की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ही लार्ज होते हैं, मोनोपोली में सिंगल होता है और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज होते हैं, और ओलिगोपोली में फ्यू बट बिग सेलर्स होते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होंगे। मोनोपोली की बात करें तो भाई कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तभी तो उसकी मोनोपोली है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड होते हैं बट डिफरेंशिएटेड होते हैं, और ओलिगोपोली में होमोजीनियस होते हैं और हेटेरोजीनियस भी होते हैं। होमोजीनियस मतलब प्योर ओलिगोपोली और हेटेरोजीनियस मतलब डिफरेंशिएटेड या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। एंट्री एंड एग्जिट की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम होती है, मोनोपोली में रेस्ट्रिक्शन होती है, मोनोपोलिस्टिक में भी फ्रीडम होती है और ओलिगोपोली में भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। डिमांड कर्व की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बनता है हमारा, क्योंकि इलास्टिक डिमांड क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। मोनोपोली में लेस इलास्टिक बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है, सब्स्टिट्यूट जो है वो अवेलेबल नहीं होते। मोनोपोलिस्टिक में मोर इलास्टिक बनता है क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। ओलिगोपोली में इनडिटरमिनेट बनता है क्योंकि यहाँ पे हम प्रोड्यूसर का बिहेवियर जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। प्राइस की बात करें तो यूनिफॉर्म प्राइस होगा परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली की बात करें तो यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि फर्म ही क्या होती है, इंडस्ट्री होती है और खुद ही प्राइस मेकर होती है। मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर क्या पार्शियल कंट्रोल होता है, क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी की पॉलिसी अपना लेते हैं कि प्राइस को फिक्स रखेंगे। देन बात करें सेलिंग कॉस्ट, भाई परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, नो सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज होती है सबको। मोनोपोली की बात करें तो भाई इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए हम सेलिंग कॉस्ट लगा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। मोनोपोलिस्टिक में हाई सेलिंग कॉस्ट होती है और ओलिगोपोली में तो ह्यूज सेलिंग कॉस्ट होती है। लेवल ऑफ नॉलेज की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज होती है, मोनोपोली में इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, मोनोपोलिस्टिक में भी इम्परफेक्ट होती है और ओलिगोपोली में भी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है। एग्जाम्पल्स हमने देखे, एग्रीकल्चर गुड्स हो गए परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में रेलवे हो गया, मोनोपोलिस्टिक में सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया और ओलिगोपोली में ऑटोमोबाइल्स एंड सीमेंट हो गए। सो गाइज बहुत ही डिटेल में क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। सारी मेन मार्केट फॉर्म्स के बारे में आज हमने डिटेल में कंपैरिजन देखा है। सो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड तुम इजिली उसका आंसर दे सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।